वेलकम गाइस। लास्ट के 2 पॉइंट्स हमारे चैप्टर के बच गए हैं, तो चलो उनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है उनमें, मतलब फिफ्थ पॉइंट जो है चैप्टर का फिफ्थ पार्ट है, वो है विजुअलाइजिंग द नेशन। तो इसमें मैंने कहा था कि एलिगरी कंसेप्ट आएगा, तो अभी उसको भी समझेंगे। पहले थोड़ा बुक में से देख लेते हैं। आर्टिस्ट इन 18th and 19th century found a way out by personifying a nation. They represent a country as if it were a person. Nations were then portrayed as female figures. The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of nation a concrete form. That is, the female figure became an allegory of the nation. 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने ये सोचा कि हमारे नेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट क्यों ना करा जाए कि वो एक पर्सन है। तो इसलिए उन्होंने फीमेल फिगर्स का यूज करा ताकि वो अपने नेशन को आइडेंटिफाई करा सकें, इजीली पर्सोनिफाई कर सकें, और इसलिए फीमेल फिगर्स का यूज करा गया। वैसे जो ये फीमेल फिगर थी, किसी रियल लाइफ में किसी वुमेन की फिगर नहीं थी, उन्होंने अपने आप ही कुछ फिगर्स बनाई थी और एलिगरी थी। वो एलिगरी क्या थी, यानी कि वो जो एक पर्सन और थिंग की हेल्प से जो उनकी स्टोरी है, उनका जो नेशन है, उसको आइडेंटिफाई करा गया था, तो उन्हें एलिगरी कहा गया था। एलिगरी व्हेन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और अ थिंग. An allegorical story has two meanings, one literal and one symbolic. तो जो एलिगरी है वो किसी एक आइडिया को दर्शाती है यूजिंग अ पर्सन और अ थिंग, और इसके दो मीनिंग्स होते हैं, एक तो लिटरल मीनिंग होता है और एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है। ये जैसे ये जो इमेज है, ये जर्मन आर्टिस्ट ने बनाई, जर्मेनिया है ये, एलिगरी ऑफ जर्मनी, और ये है मेरियान, एलिगरी ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो ये एक इमेज है हमारी एनसीईआरटी में गिवन है जर्मन एम्पायर की। तो इसमें देखते हैं कि अलग अलग चीज़ों ने किस तरीके से उनको सिग्निफाइंस दी है, यानी कि क्या वो दिखा रहे हैं, क्योंकि दो मीनिंग है। अब एक ये ब्रोकन चेन है, इसके दो मीनिंग होंगे। एक तो क्या होगा, बीइंग फ्रीड, जो कि दिखाना चाहते हैं लोग, बट एक इसका लिटरल मीनिंग भी होगा कि चेन टूट गया, यानी कि मतलब एक अलग से जो माना जाता है और एक जो है जो लोग दर्शाना चाहते हैं। तो ब्रोकन चेन, बीइंग फ्रीड, कि भाई हम फ्री हैं, अब कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं है। ब्रीस्ट प्लेट विद ईगल, ईगल के साथ एक ब्रीस्ट प्लेट है, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर दैट इज स्ट्रेंथ, कि जर्मन एम्पायर अब एस्टेब्लिश हो चुका है। ये दर्शाता है क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ओक लीव्स का क्राउन है जो कि हीरोइज्म को दर्शाता है। स्वॉर्ड, रेडीनेस टू फाइट, हम रेडी हैं, जो लड़ना चाहता है आके लड़ो। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड के पास क्या है, एक ऑलिव की ब्रांच है। इसका मतलब है कि हम यूं नहीं, हम लड़ना ही चाहते हैं, हमारे अंदर विलिंगनेस है, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ प्यार से भी रह सकते हो, शांति बनाकर भी रह सकते हो। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राइकलर, फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट, लिबरल नेशनलिस्ट का जो फ्लैग था, जो कि 1848 में बैन कर दिया गया था ड्यूक्स के थ्रू, बट अब वो चल चुका है दोबारा। रेज ऑफ राइजिंग सन, ये जो सन की रेज आ रही हैं, यानी कि एक नया एरा स्टार्ट हो रहा है, एक नया एरा अब स्टार्ट हो जाएगा बाय फॉर्मिंग ऑफ नेशन स्टेट्स। जो हमने फेडरिक सोर्यू का जो इमेज हमने देखी थी इंट्रोडक्शन में, मैंने बताया था, उसमें हमने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा था, जिसने एक हाथ में मशाल पकड़ी हुई थी। यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसने एक हाथ में मशाल पकड़ी हुई है, जो क्या सिंबलाइज कर रही है, एक तो भैया आग सिंबलाइज करती है सिंपली, बट यहाँ पर दिखाना क्या चाहते हैं कि लोग जो हैं वो अंधकार से प्रकाश की तरफ जा रहे हैं, यानी कि गलत से सही की तरफ जा रहे हैं। और दूसरे हाथ में क्या है, एक बुक है जो कि ह्यूमन राइट्स को आइडेंटिफाई करती है, सिग्निफाई करती है। तो जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारे इस चैप्टर का, लास्ट पार्ट है, वो है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो नेशनलिज्म जो थी वो थी फीलिंग ऑफ लव एंड पीस अमंग आवर नेशन, बट जो 19th सेंचुरी की एंडिंग थी, तब तक
नेशनलिज्म जो था वो इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया था। मतलब कि एक पॉलिसी में बदल गया था जिसके अंदर जो नेशन स्टेट्स या जो कंट्रीज थे वो अपनी पावर को बढ़ा रहे थे, अपनी टेरिटरियल एक्सपेंशन कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री एंड अदर मीन्स, जिसे इंपीरियलिज्म कहा गया था। और ये जो टेंशन थी, इंपीरियलिज्म जो थी वो बाल्कन एरिया में बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज जो बाल्कन एरिया था वो एक बहुत ही मतलब एक ऐसा रीजन था जो कि ज्योग्राफिकली इकोनॉमिकली बहुत ही अच्छा था। यानी कि वहाँ पर जो राज करता, जो जीतता उस जगह को, उसको बहुत ज़्यादा फायदे हो जाती इकोनॉमिकली भी। वहाँ पर जो है वो एज अ आइलैंड कह सकते हैं था, तो उसके आसपास जो है ट्रेड करना भी इजी रहता, तो फायदेमंद था। अब हर जो स्टेट था या जो कंट्री थी वो चाहती थी कि बाल्कन एरिया उसके अंडर में हो। पहले तो जो लार्ज पार्ट था बाल्कन का वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, बट जब ऑटोमन एम्पायर थोड़ा वीक होने लग गया था तो स्टेट्स जो थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लग गए थे। उसके अंदर आज के दिन के कौन कौन से स्टेट्स हैं? रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएटिया, बॉस्निया हर्ज़गोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो। तो ये सभी जो थे उसमें आज के दिन में इन नाम से जाना चाहते हैं बाल्कन एरिया जो है उसको, और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लग गए थे। जो बाल्कन स्टेट जिन्होंने एक दूसरे को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया था वो सब एक दूसरे से बहुत जलते थे। क्यों? बिकॉज एरिया तो बहुत अच्छा था। अब अगर मान लो एक मैं हूँ, एक मेरा साथ वाला है, हम दोनों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, तो मैं चाहूँगी कि मेरे को वो जगह मिल जाए जो उसके अंडर है, वो बंदा चाहेगा कि मेरे को इसकी जगह मिल जाए। तो इसी कारण से उनके अंदर जो थी बाल्कन स्टेट्स में जेलसी थी, और वो ये चाहते थे कि बस उसकी टेरिटरी भी मुझे मिल जाए, उसकी भी मुझे मिल जाए। ठीक है, तो बाल्कन एरिया में जो था इसी कारण से बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था, लड़ाइयाँ भी काफ़ी सारी होती रहती थी। बट ये तो छोटे मोटे देश थे, बट जब बाद में बड़ी पावर जैसे रशिया बहुत बड़ी पावर थी, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगेरी, तो ये सब जब इस लड़ाई में कूद गए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई थी। बाल्कन रीजन की कॉन्फ्लिक्ट के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो वहाँ पर कॉज हो गई थी, और इसके कारण से बहुत ज़्यादा जो था डिजास्टर आए थे, और ऐसा दोबारा ना हो इसीलिए इंपीरियलिज्म को बंद करने के लिए एंटी इंपीरियल मूवमेंट चलाई गई थी, जिसके कारण से दोबारा इंपीरियलिज्म यानी कि इस तरीके की कोई सिचुएशन ना बने, लड़ाई झगड़े ना हो, और उसी के कारण से और भी काफ़ी कंट्रीज ने अपने आप को एज अ नेशन स्टेट जो था बता दिया था। तो ये हमारा चैप्टर था अबाउट नेशनलिज्म इन यूरोप, कि किस तरीके से वहाँ पर नेशनलिज्म राइज हुआ, किस तरीके से वो दूसरी जगहों पर फैला, रिवोल्यूशंस हुई, मोनार्की को हटाया गया, देन उसके बाद वहाँ पर नेशन स्टेट बनाए गए, बट बाद में जो नेशनलिज्म था वो इंपीरियलिज्म में बदल गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, और उसके बाद एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स लाए गए, जिससे उनको जो था मना करा गया था कि दोबारा कोई भी इस तरीके से काम नहीं करेगा कि दूसरी की जगह पर लेना है। तो इस चैप्टर में बड़ा तो था ये चैप्टर, मुश्किल भी था, बट अब मैंने समझा दिया तो आई होप समझ में भी आ गया होगा। जो एनसीईआरटी की जो बुक है 9th 10th की, वो उनमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में लिखा है, और अगर हम सेल्फ रीडिंग करें पहली बारी तो अच्छे से समझ नहीं आ पाता। तो अब मैंने इसको सीरीज वाइज पार्ट्स में समझा दिया है, सभी पार्ट्स देखना ताकि ये चैप्टर तुम्हें अच्छे से आ जाए, और उसके बाद अब अगर ये सारे पार्ट्स देख लिए और अब अगर एनसीईआरटी रीड करोगे तो इतना अच्छे से याद हो जाएगा ये चैप्टर कि दोबारा इसको समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, याद रह जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे गाइज। बट ये ज़रूर बताना कि क्या ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया, बिकॉज आई हैव गिवन माई बेस्ट टू प्रेजेंट दिस चैप्टर, बिकॉज मैंने भी पहले ये समझा ही है और उसके बाद ही वीडियो बनाई है। तो बताना ज़रूर कि किस तरीके का लगा, कितना समझ में आया, कि क्या कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।